ठीक है। कल वाली क्लास में हमने ऑटो कैड के बारे में थोड़ी सी बात की है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है उसके बारे में बात किया था। लाइन कमांड, ऑटो मोड, कमांड मेथड एंड सिलेक्शन मेथड। इसका ब्रीफ मैं कर दे रहा हूँ अभी, है ना। लास्ट वाली क्लास रिपीट मोड में चली जाएगी। और आज हम डे 2 में जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्प्ले कंट्रोल थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद सर्किट कमांड के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो ऑटो कैड के बारे में हमने बात किया था, अबाउट ऑटो कैड, वो ये था जिसमें हम ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बात कर रहे हैं। यानी कि जो भी डिजाइन हम ऑटो कैड पे बनाते हैं या बनाएंगे, वो ऑटोमेटेड फॉर्म में रहेगा, कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाए। ठीक है। और कैड में कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग जो है, इसमें क्या होता है, जो भी कॉन्सेप्ट है जिसको आप डिजाइन करते हैं, फाइनल होने से पहले, है ना, जो भी ड्राफ्ट करते हैं, जो डिजाइन करेंगे, वो आपका ड्राफ्टिंग कहलाएगा। और अगर वो फाइनल हो जाता है, अब उसकी वर्किंग जब बनाते हैं ना, तो आपका वो डिजाइन हो जाएगा। ड्राफ्ट का मतलब सिंपल, कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है, आपने उसको डिजाइन किया और वो फाइनल होने तक वो ड्राफ्ट कहला रहा है। और जब वो फाइनल हो जाता है कि अब हमें इस पे वर्किंग करनी है, फिर आप उसकी डिजाइनिंग करना शुरू करते हैं। और कुछ ये ऑटो कैड के बारे में बात कर रहा है, जिसमें इट इज अ सॉफ्टवेयर इन विच वी क्रिएट अ 2D ड्राइंग। 2D ड्राइंग का मतलब ये हुआ टू डायमेंशनल। अब टू डायमेंशनल अगर आप कैड में देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेसिकली, है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्स और वाई दो डायमेंशन आपको नजर आती है। ये जो है, ये पूरी एक्स है, और ये जो है, ये पूरी वाई है ना। तो एक्स पर आप कुछ भी बना रहे हैं, वाई पर भी आप कुछ भी बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं। अच्छा, एक लाइन भी बना रहे हैं या 10 लाइन भी बना रहे हैं, एक्स वाली जो लाइन, सॉरी, एक्स वाली एक्सेस है वो एक्स रहेगी, और वाई पे जो बनाएंगे वो वाई रहेगी। कभी भी हम किसी भी प्लॉट को या किसी भी साइज को जब मेंशन करेंगे, तो पहले हम एक्स को मेंशन करेंगे। जैसे मान ने कहा आपने, इतना इंटू इतना, यानी कि 10 इंटू 20। तो जो फर्स्ट बोल रहे हैं वो एक्स है, और इंटू के बाद जो बोल रहे हैं वो आपका वाई हो जाएगा। ठीक है। इसमें ये जो बात कर रहा है ना टू डायमेंशनल की, वो वही बात कर रहा है कि टू डायमेंशनल फैक्टर होता है, उस पे हम काम करते हैं। मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है ऑटो कैड का, वो ये लोग करते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डिजाइनर्स। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कोलैब के साथ काम करते हैं। जैसे आर्किटेक्चर जब हम कहते हैं ना, तो आर्किटेक्चर में सिविल वाले बंदे भी आते हैं, स्ट्रक्चर वाले भी आएंगे, और इंटीरियर डिजाइनर्स भी आएंगे। ठीक है ना। तो अगर हम सिविल भी कभी मेंशन कर रहे हैं, तो उसमें भी वो सारे लोग आएंगे, क्योंकि वो कोलैबोरेशन के साथ काम होता है। कोई भी एक लैंड है, उसका सर्वे करना, उसका फिजिकल सर्वे, उसकी टेस्टिंग सॉइल वगैरह की, फिर उसका लेआउट तैयार करना, वो आर्किटेक्ट करता है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन वगैरह की बारी आती है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स मिलकर काम करते हैं उस पर, है ना। जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका तैयार हो जाता है, उसकी ब्यूटी, जो उसका ब्यूटिफिकेशन है या जो उसकी ब्यूटी है, उस पर जो काम होता है, वो इंटीरियर डिजाइनर्स के ऊपर। तो ये कोलैबोरेशन के साथ ये लोग काम करते हैं। बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो इंजीनियर्स हैं, वो भी सबसे कॉमन यूज जो है ऑटो कैड का, वो यही लोग करते हैं। और सबसे ज्यादा भी यही लोग यूज करते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज बेसिकली रन बाय कंपनी नेम ऑटोडेस्क। दिस सॉफ्टवेयर इज फाउंड इन December 1982 by John Walker. The headquarter of Autodesk company is in California, USA। ये AutoCAD के बारे में हो जाएगा। और GUI जो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगर हम AutoCAD की बात करेंगे यहाँ पर, है ना, ये जो है ना आपका, ये पूरा, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। जो इंटरफेस हम का क्या काम करने वाले हैं और कैसे काम करने वाले हैं, ये उसकी बात करता है। अच्छा, दूसरा अगर आप देखें, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट फॉर्म में चीजें हैं, है ना। जैसे एप्लीकेशन बार की बात कर रहा है, क्विक एक्सेस, टाइटल बार, इंफॉर्मेशन बार, है ना, ये सारी बातें कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें कौन सी चीज कहाँ पर है, वो चीज मेंशन है, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना, रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएंगे।
तो आप देखेंगे एप्लीकेशन बार यहाँ पर है ना, क्विक एक्सेस यहाँ पर है, टाइटल बार यहाँ पर है, इंफॉर्मेशन टैब यहाँ पर है। ये यूज क्या होता है इसके बारे में अभी जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं है ना, उनको बैकअप दे दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कमांड मेथड है। कमांड मेथड आज भी वापस से रिपीट होगा और सिलेक्शन मेथड भी वापस से रिपीट होगा, ठीक है। तो अभी ये कल वाला ये दोनों कवर हो जाएगा। बाकी डिस्प्ले कंट्रोल में हम बात करने जा रहे हैं आज। उससे पहले एक कमांड मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइन कमांड और ऑटो मोड कमांड, ठीक है ना, कल वाली क्लास का। लाइन कमांड में क्या होता है, एल एंटर करके हम कोई भी लाइन बनाते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है जहां से आप स्क्रीन में कहीं से भी, जहां से भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहां पे आप क्लिक करते हैं, डायरेक्शन देते हैं माउस के द्वारा। उसके बाद उसकी आप लेंथ प्रोवाइड करते हैं, गिव वैल्यू, उसके बाद एंटर। आप देखेंगे जब भी हम काम करते हैं ऑटो कैड में, इसमें ये मैंने जो मेंशन किया आपको कि हम इसको रिपीट करने जा रहे हैं। इसमें कमांड मेथड का जो तरीका है ना, वो तीन तरीके हैं। एक तो है आपका बाय एलाइज मेथड जो शॉर्टकट के थ्रू चलता है, और दूसरा है बाय फुल नेम, और तीसरा है आपका बाय रिबन। शॉर्टकट के थ्रू का मतलब ये हुआ कि अभी जिस पर हम लोगों ने बात किया है ना, लाइन कमांड पर, लाइन की शॉर्टकट आप देखिएगा एल एंटर है ना। अगर आप शॉर्टकट इसकी देख रहे हैं, ये एल एंटर शो कर रहा है। तो जो एल है ना, ये शॉर्टकट का, यानी कि बाय अलाइज मेथड के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, या तो आप प्रॉपर शॉर्टकट के साथ ही काम करेंगे अगर आपको याद है तो शॉर्टकट के साथ आप काम करेंगे। अगर आपको याद नहीं है, समझिएगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप शॉर्टकट के साथ काम नहीं करेंगे, फिर आप फुल नेम के साथ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एल एंटर किया है। देखिएगा कर्सर जब रहेगा आपका तो कुछ इस तरीके का रहेगा, नॉर्मल कर्सर ऐसा दिखेगा। इसमें अगर आप देखेंगे प्लस की तरह लाइंस आ रही हैं, तो प्लस जो है वो हेयर है ना, क्रॉस हेयर इसको कहते हैं। और बीच में आप देख रहे होंगे एक बॉक्स बन रहा है ना, स्क्वायर जैसा बन रहा है। ये स्क्वायर कहा जाता है पिक बॉक्स। जो काम होता है, वर्किंग जो होगी ना, वो उसी पिक बॉक्स से ही होगी। जो भी हम काम करेंगे ना, वो पिक बॉक्स से ही करेंगे। देखिएगा, अगर मैं एल कर रहा हूं, आप देखेंगे कमांड पैनल में नीचे की तरफ, ये कमांड पैनल है आपका, है ना। कमांड पैनल में जो भी आप टाइप करते हैं वो अपडेट हो जाता है। आपने एल किया, वो अपडेट हो गया। आप एंटर कर रहे हैं, देखिए उसके जस्ट ऊपर ब्लैक कलर की स्क्रीन में यहां पर आप देखिएगा, ये अपडेट कर देता है आपको, यानी कि इंफॉर्म कर दिया इसने कि आपने एल ले लिया है। और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे व्हाइट कलर की स्क्रीन में, यहां पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा है। अपराजिता, पानी पी लीजिए, आप सो रही हैं। इधर इधर लॉबी में है, देखिएगा। अब स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि आप कहीं पर, अच्छा ये वर्किंग स्क्रीन जो है ना, गाइस लिसन केयरफुली, ये वर्किंग स्क्रीन इसी वजह से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाती है, क्योंकि ये इनफाइनाइट होती है ना, अनंत जिसको कहते हैं, इनफाइनाइट होगी, और इसमें आप कितनी भी ड्राइंग्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जब ये कहता है स्पेसिफाइड फर्स्ट पॉइंट, तो आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपने कहीं पर स्टार्ट किया, ये आपका फर्स्ट हो गया। और उसके बाद देखिए इसने यहाँ पे अपडेट कर दिया है इसको कि फर्स्ट पॉइंट आपने ले लिया है। लेकिन यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देता है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है, आप कहीं पर भी क्लिक कर रहे हैं, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट कर रहे हैं, फिर वो नेक्स्ट की बात कर रहा है, फिर वो नेक्स्ट की बात कर रहा है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इतना बनाना था, तो आप देखेंगे ये जो कर्सर है ये इसके साथ लगा रहता है। हमें क्या करना है, एक कीबोर्ड में ऊपर की तरफ लेफ्ट अपर कॉर्नर एक बटन होता है, ESC, देख रहे हैं, उसको कहते हैं स्केप, है ना। ये स्केप जो होता है वो एग्जिट कमांड होता है ना। अगर आप स्केप करेंगे, किसी भी कंपनी का लैपटॉप होगा, किसी भी कंपनी का कीबोर्ड होगा, और छोटा होगा या बड़ा होगा, किसी भी साइज में आप देखेंगे, किसी भी साइज में देखिए, अगर स्मॉल कीबोर्ड के साथ भी आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ कॉर्नर पर जो बटन मिल रहा है, यही बटन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बड़े कीबोर्ड के साथ जा रहे हैं, तब भी आप देखेंगे कॉमनली ये यहीं पे शो करता है, ठीक है ना।
ये जो बटन है ये एग्जिट कमांड होता है। कभी भी हम जब बात करेंगे तो ये एग्जिट कमांड होगा। आपने क्या किया, देखिए ये इसके साथ लगा रहेगा और आपने इसको प्रेस किया, आप देखेंगे ये आ रहा है। अच्छा, एक चीज और है, हम जब कभी भी यूज करेंगे ना ऑटोकैड को, तो इसकेप का 100% यूज होता है। इवन आपका हाथ इसी जगह पे रहना चाहिए। किसी भी कमांड को यूज करने से पहले भी हम इसका यूज करते हैं, किसी कमांड को यूज करने के बाद भी इसका यूज करते हैं। एक प्रॉब्लम है कैड में। प्रॉब्लम क्या, मतलब अगर आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर से जंप कर रहे हैं कैड की तरफ, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी चीज बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है। अब अभी तक हमने जो सिलेक्शन सीखा है वो सिलेक्शन कैसे होता है, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये जो सिलेक्शन है और ये जो सिलेक्शन है, ये देखिए, तो पहला वाला सिलेक्शन छूट जाता है, दूसरा वाला सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि पहला सिलेक्शन भी है और दूसरा सिलेक्शन भी है एट द सेम टाइम। अगर आपने कहीं तीसरा भी सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे वो भी ऐड हो रहा है ना उसके साथ। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप स्केप के साथ यूज नहीं करेंगे या स्केप का सबसे ज्यादा यूज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे देखिए कभी आपने इसको सिलेक्ट कर रखा है, इन केस आपने इसको जूम कर लिया, जूम किससे होगा, जो माउस में स्क्रॉलर बटन है गोल वाला है ना, ये देखेंगे आप, इसमें एक और बटन है मैं दिखा रहा हूँ। ये जो स्क्रॉलर बटन है, अगर आप इसको आगे की तरफ करते हैं तो ये जूम होगा, जूम इन, है ना। अगर आप अपनी तरफ कर रहे हैं तो जूम आउट होगा। इसके अंदर एक और बटन होता है जो प्रेस करने से चलता है। इसी के अंदर गोल वाले बटन के अंदर एक और बटन होगा जो प्रेस करने से चलता है। उससे क्या होता है वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। देखिए, तो अगर आप यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं तो आपने क्या सोचा है, इसको मुझे डिलीट करना है, तो स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिख रही है ना, स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिख रही है, आपने इसको डेल मारा, तो आप देखेंगे जो आपकी पुरानी सिलेक्टेड लाइन है वो भी डिलीट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एट द टाइम एक से ज्यादा लाइन को सिलेक्शन मोड में रखता है, तो वो भी डिलीट हो जाएगी। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जब काम करते हैं ना, तो स्केप का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। स्केप, कोई भी सिलेक्शन गड़बड़ हो जाए, कोई भी कमांड यूज करने जा रहे हैं, कोई भी कमांड यूज कर चुके हैं, सब में स्केप का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे लाइन के लिए जो चीज हमने बनाई है, लाइन जो बन रही है वो आड़ी तिरछी सी बन रही है, मतलब डायगोनल मोड में बन रही है। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है तो मैं स्ट्रेट लाइन बना नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऑर्थो मोड का पता नहीं है। अभी हम ऑर्थो मोड यूज करने जा रहे हैं। ये कहता है कॉन्स्टेंस कर्सर मूवमेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, किसी भी डायरेक्शन में कर रहे हैं, दोनों में किसी भी डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर आप F8 प्रेस करते हैं और उसको ऑन रखते हैं तो जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट बनेगी, मतलब सीधी बनेगी। अब चाहे वो आप एक्स में काम कर रहे हैं तब भी, और चाहे आप वाई में काम कर रहे हैं तब भी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एल एंटर किया है। एल एंटर करने के बाद कहीं पर मैं क्लिक कर रहा हूं, क्लिक करने के बाद अगर मैंने F8 प्रेस किया, आप देख सकते होंगे जो लाइन बन रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, सीधी बन रही है ना। अब मैं यहां तक आ रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, इस तरफ जा रहा हूं, किसी भी तरफ मैं कोई भी काम कर रहा हूं, आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब मैंने स्केप किया तो आप देखेंगे लाइन स्केप हो जाती है। अगर मुझे डायगोनल लाइन वापस से चाहिए, आपने यहाँ पे क्लिक किया, स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर मैंने वापस से F8 प्रेस किया, आप देखेंगे F8 जो है ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो कोई भी आप काम करते हैं वो यहाँ पर अपडेट करता रहता है, मतलब अगर आप ऑन कर रहे हैं तो ऑन भी अपडेट करेगा, ऑफ कर रहे हैं तो ऑफ भी अपडेट करेगा। देखिए ऑफ कर रहे हैं तो देखिए अब ये डायगोनल लाइन बन रही है। अगर आपने वापस से इसको ऑन किया ना, आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, है ना, ऑन के लिए अपडेट कर रहा है। तो कोई भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, वो कमांड पैनल को आप फॉलो करिएगा, वहां से आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें ना गिव डायरेक्शन बाय माउस के बाद ये लेंथ की बात करता है, मतलब कि अगर आपको एक स्पेसिफिक नंबर पर कोई लाइन चाहिए, है ना, पर्टिकुलर नंबर पे कोई लाइन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि एल एंटर करते हैं। कहीं पर भी आपने क्लिक किया है, किसी तरफ आप डायरेक्शन कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू दे देंगे। अगर मुझे 10 की लाइन चाहिए तो मैंने क्या किया, 10 की वैल्यू दे दी, एंटर कर दिया, आप देखेंगे 10 की लाइन बन जाती है। स्किप करना है तुरंत। आपने कोई लाइन बनाई, 5 की लाइन बनानी है ऊपर की तरफ, अगर आप 5 दे रहे हैं वैल्यू, एंटर कर रहे हैं, तो देखिए एंटर करने के बाद लाइन बन जाती है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करती है। जब आप स्केप करेंगे ना, तब ये पता चलेगा कि इतनी बड़ी लाइन, जितनी बड़ी आपने दी है उतनी बड़ी लाइन बन चुकी है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ, हाँ जी, कल भी बताया था मैंने, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं
वो बाय डिफॉल्ट जो इसका सिस्टम खुल के आता है वो न्यूमेरिक नंबर्स पे होता है, ठीक है ना, डेसिमल पे रहता है, न्यूमेरिक नंबर्स पर होता है। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट का, डायमेंशन का, है ना। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा काम किस यूनिट में करना है। जैसे कुछ ड्राइंग्स ऐसी होती है जो मिलीमीटर्स पे चल रही है, कुछ सेंटीमीटर्स पे चल रही है, या कुछ ड्राइंग फीट इंचेस में चल रही है। तो उसके हिसाब से हम यूनिट का सेटअप बनाते हैं, फिर उस ड्राइंग को देखते हुए हम पूरा काम करते हैं। और उस टाइम जो काम करेंगे, जो भी नंबर आप डालेंगे तो उसका एक तरीका होगा कि आप इतना फिट लगा रहे हैं, इतना इंच लगा रहे हैं, है ना, इतना मिलीमीटर पे काम कर रहे हैं। तो वो उसी वे में चलेगा। अभी जो चलेगा वो नंबर्स पे चल, है ना। तो आपने क्या किया, अगर आपको इसकी वैल्यू चेक करना है, आगे मैं पढ़ाऊंगा डायमेंशन का शॉर्टकट वगैरह। अभी फिलहाल के लिए जो हम ले रहे हैं उसमें आप डायमेंशन आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। डायमेंशन का मेथड, वो सॉरी, एक बटन मिलेगा, आपने यहाँ से पिक किया। और ये जो लाइन है ना, इसमें दो कॉर्नर्स है, मतलब फर्स्ट इंड है और सेकेंड इंड है। अगर आपने इसको फर्स्ट इंड पकड़ा यहाँ पर और सेकेंड इंड पकड़ा यहाँ पर, आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं। अब इसको फिक्स करना है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस भी तरफ आपको फिक्स करना है आप ऐसे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे 10 की लाइन आपने बनाई है, लाइन बन चुकी है। आपने 5 की बनाई थी, तो आप देखेंगे आपका फर्स्ट इंड लिया और आपका ये सेकेंड इंड लिया। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए 5 की लाइन आपने बनाई थी, 5 की लाइन फिक्स कर दी। तो जो भी लाइन आप बनाते हैं, अगर आपको डाउट हो रहा है कि उतनी बड़ी बन रही है या नहीं बन रही है, तो आप यहाँ से जाके उसको चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे इसमें इसमें फुल नेम और रिबन की, है ना। शॉर्टकट हो गया हमारा। लाइन कमांड मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उसमें ऑटो मोड का जो बटन था वो भी कंप्लीट करवा दिया है। अब इसमें फुल नेम या रिबन की बात करेंगे अगर, तो आप समझिएगा, जैसे मैं एल एंटर कर रहा हूं तो ये डन है कि ये लाइन की शॉर्टकट है, तो आप ऐसे लाइन बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं मुझे नहीं याद आ रहा तो मैं एल आई करके देख लूं, तो एल आई उसकी शॉर्ट की नहीं है। आप ऐसे प्रेस करेंगे ना तो ये लिस्ट में आ जाएगा, देखिए ये लिस्ट में आ जाएगा। तो आपको तो अगर शॉर्टकट पता है तो आप शॉर्टकट के साथ जाइए, अदरवाइज जो भी नाम है उसकी पूरी स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। LINE प्रॉपर लीजिए, है ना, लाइन। आप देखिए फर्स्ट प्रियोरिटी में ऊपर की तरफ ये किसका नाम दे रहा है, लाइन का। तो जो भी शॉर्टकट भी लेते हैं या जो प्रॉपर स्पेलिंग भी देंगे, जो भी प्रियोरिटीज रहेंगी इसकी, उसको ऊपर की तरफ मेंशन करेगा। आपने लिया और आप जहां पर भी क्लिक कर रहे हैं आप देखेंगे ये लाइन एक्टिवेट है। आप चाहे ऑटो मोड ऑन करके बनाइए या ऑटो मोड ऑफ करके बनाइए, देखिए ये लाइन वैसी बन रही है, ठीक है। ये दो बातें होंगी। तीसरी बात ये है कि जो भाई रिबन की बात करता है ना, लास्ट टाइम हम लोगों ने, देखिएगा इसमें ना ये रिबन जो मेंशन करता है वो यहाँ पर मेंशन करता है, मतलब ये जो टैब है पूरा ना, इस टैब को ये मेंशन कर रहा है। देखिएगा ये है कहाँ पर। अगर हम कैड में बात करेंगे तो ये जो मेन्यू बार है ना, जैसे होम है, इंसर्ट है, रोटेट है, आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये नीचे का एक प्रॉपर पैनल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है ना, ये बार बार चेंज होता रहता है। जो हम कमांड पढ़ते हैं ना, जो पढ़ेंगे वो इन्हीं टैब्स के अंदर है, और उसको हम शॉर्टकट के थ्रू पिक करते हैं और उससे पढ़ते हैं। देखिएगा ऐसे करके हम जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं इस तरह से, तो ये चेंज होता रहता है। तो ये जो चेंजिंग वाला एरिया है ना, जो प्रेजेंटेशन हो रही है कमांड की जिस पैनल में, उसको कहा जाता है रिबन। तो होम टैब में ये सारा सब कुछ जो दिख रहा है, ये सारा हम कवर करने वाले हैं ऑटो कैड के सिलेबस में। और जो कुछ भी हम शॉर्टकट के थ्रू करते हैं, उसका कोर पार्ट जो होता है ना, वो यहीं पर रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लाइन कमांड आपको मिल जाएगा। तो अगर आप शॉर्टकट या फुल नेम के साथ नहीं जा रहे हैं, तो आप सीधा लाइन के साथ भी जा सकते हैं। आपने यहाँ से पिक किया और सीधा बनाना चाहा तो आपने देखा तो ये बना दिया। आप देखेंगे ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा कमांड मेथड पूरा हो गया है और लाइन बता दिया है। सिलेक्शन अभी रिपीट होगा, है ना, वापस से। तो सिलेक्शन पर हम लोग आएंगे। अब आते हैं हम लोग डिस्प्ले कंट्रोल पर, जो आज की क्लास का मोटिव है हमारा। डिस्प्ले कंट्रोल में थोड़ा सा आपको काम करते हुए कुछ चीजों में शुरुआत में दिक्कत होती है। दिक्कत होने का मतलब ये होता है, नोटबुक किसकी किसके पास नहीं है, आपके पास नहीं है नोटबुक, और किसके पास, सबके पास है, ठीक है। देखिए जब हम लोग काम करते हैं ना कैड में, समटाइम्स ऐसा होता है कुछ बनाते हुए, है ना, शुरुआत में, बेसिकली शुरुआत में कुछ, जैसे ये मेरे पास सब्जेक्ट है कोई,
अगर मैं बहुत ज्यादा जूम कर देता हूँ या बहुत ज्यादा जूम आउट कर देता हूँ, तो समटाइम्स ऐसा होता है, इतना ज्यादा जूम आउट हो जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो दिखना बंद हो जाता है, नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आपका जूम इन जूम आउट करते हुए कहीं पर खो जाता है, वो मिलता नहीं है ना, या हाइड हो गया, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं जूम इन जूम आउट। इसकी शॉर्टकट लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, जेड एंटर, ए एंटर, जेड एंटर, ए एंटर। कुछ मैनुअल काम आपको याद करने के लिए करना पड़ेगा। देखिए मेरा ऑब्जेक्ट स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा था, कहीं पर नजर नहीं आ रहा था, मैंने क्या किया, जेड एंटर किया, ए एंटर किया। आप देखेंगे कहीं पर भी रहेगा ना, वो स्क्रीन पर आके फिट हो जाएगा। आप देखिए मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, देखिए छोटा हो गया है ना, ऑब्जेक्ट छोटा हो गया है। मैंने क्या किया, जेड एंटर, ए एंटर, चलो स्क्रीन पर, है ना, सीधा स्क्रीन पर आके फिट हो जाए। नहीं, कंट्रोल सिर्फ बैक के लिए हो, किसी स्टेप पर वो बैक करना है। जैसे अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको डिलीट किया, सिलेक्ट किया, डिलीट किया, मुझे लगता है कि मेरे से गलती हो गई, उसको वापस से लेके आना है। डिलीट तो हो गया, वापस से लेके आना है, फिर आप कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल को प्रेस करेंगे, होल्ड रखेंगे, जेड को प्रेस करेंगे, वापस आ जाएगा, वापस से जेड को प्रेस करेंगे, वापस आ जाएगा। है ना, वो भी है, आगे है ना, डबल क्लिक करके। अगर इन केस ये स्क्रॉलर खराब हो गया, फिर आप क्या करेंगे, और दूसरा, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा, देखिए मैं गायब कर रहा हूँ अपना ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने क्या किया, इतना जूम आउट कर दिया, अब ये मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पर है। देखिए मैं बहुत ज्यादा जूम कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा जूम आउट भी कर रहा हूँ, और मैं इसको ऐसे ड्रैग भी कर रहा हूँ। देखिए स्क्रीन को मैं शिफ्ट भी कर रहा हूँ। शिफ्ट किससे करना है, ये जो बटन है गोल वाला, इसी को प्रेस करेंगे, है ना, थोड़ा सा ग्रिप बनाना पड़ेगा। इसमें एक बटन होता है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर में यूज नहीं होता, ये गोल वाला जो बटन है, स्क्रॉलर बटन। देखिए मैं इसको ऐसे शिफ्ट भी कर रहा हूँ, इधर भी ढूंढ रहा हूँ, और या मैं राइट में भी ढूंढ रहा हूँ, ऊपर की भी स्क्रीन को नीचे लेके आ रहा हूँ, या नीचे की स्क्रीन को भी ऊपर लेके जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा नजर नहीं आ रहा है, हो चुका है स्क्रीन में। उस कंडीशन में आप कभी भी माउस की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को ला नहीं सकते, आपको जेड एंटर, ए एंटर करना ही पड़ेगा, तभी वो आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे उसमें। हाँ हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे ये जो स्क्रीन है, अभी थोड़ा सा पीछे होकर बैठिए, इन लोगों को दिख नहीं रहा है ना। आप थोड़ा सा, अपराजिता मैडम आप आगे हो जाइए, आप आगे हो जाइए, आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए, अभी दिख रहा है मैडम, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो स्क्रीन है ना, मैंने बताया कि इनफाइनाइट स्क्रीन है। अब इनफाइनाइट स्क्रीन में हम कैसे आइडिया करेंगे उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, कहीं ना कहीं तो सेंटर पॉइंट होगा। तो ये जो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना हमारा एक्स वाई का, ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका सेंटर पॉइंट होता है। लेकिन इसमें सेंटर पॉइंट है कहाँ पर, कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे। तो उसमें एक्स और वाई पर कितना चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है। एक शॉर्टकट मैं आपको और देता हूं, देखिएगा, इसमें एक शॉर्टकट और है, जो जूम ऑल है ना, इसमें आप लिख लीजिएगा, जूम ऑल में लिख लीजिए, डबल क्लिक स्क्रॉलर बटन। वो जो स्क्रॉल वाला बटन है ना, उसकी बात हो रही है, वही जो गोल वाला बटन है ना, उसी की बात हो रही है। डबल क्लिक करेंगे, स्क्रॉलर बटन। अगर आप शॉर्टकट के साथ जाना नहीं चाह रहे हैं, इन केस अगर आप शॉर्टकट के साथ जाना नहीं चाह रहे हैं, तो आप जा सकते हैं स्क्रॉलर बटन के साथ, है ना। देखिए अगर देखिए स्क्रीन में छोटा मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट आपका, या कहीं पर खो भी गया है, एक तो मुश्किल ये है कि ये हिलता रहता है, गोल सा बटन है, ये हिलता रहता है, और इसी को डबल क्लिक करना है। उसी के अंदर जो बटन है ना जिससे हम लोग पैन कर रहे थे, उसको डबल क्लिक करना है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, और ये देखिए, और माइक्रो सेकेंड में डबल क्लिक होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी स्पेस होता है ना, थोड़ा सा भी पाउस है, 1 सेकेंड का भी पाउस है, तो वो वर्क नहीं करेगा। आपने क्या किया, देखिए बैक किया है कहीं पर भी, जो जेड एंटर और ए एंटर से आप काम कर रहे हैं, आपने डबल क्लिक किया,
आप देखेंगे वो स्क्रीन पर आ जाएगा। ये उस कंडीशंस में, नहीं नहीं डबल क्लिक करना बस, हाँ डबल क्लिक करेंगे, देखिएगा ऐसे है ना, जैसे डबल क्लिक किया मैंने, ऐसे छोड़ दिया डबल क्लिक करके। ये डिस्प्ले कंट्रोल है ना। डिस्प्ले डिस्प्ले कंट्रोल का बेसिक मतलब क्या है, इन केस जैसे कभी माउस के कुछ क्या नाम है, बटन खराब हो जाते हैं, लेकिन आपको प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, सारे बटन तो एक साथ खराब नहीं होंगे, और कुछ कीबोर्ड्स वगैरह के भी बटन खराब हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी आपको करना है। आप लीजिए पैन, पैन में ना इसकी शॉर्टकट भी कर लीजिएगा, PAN पैन, शॉर्टकट भी कर लेंगे इसकी पैन। अब इस पैन में क्या होता है कि देखिएगा, माउस में जिसमें मैं बात कर रहा हूं, मेरा जो सेंटर वाला बटन है ना, वही स्क्रॉलर बटन जो है, देखिएगा अभी कर्सर ऐसे दिखता है ना, नॉर्मल कर्सर ऐसा दिखता है। अगर हमने इसको प्रेस किया और इसको होल्ड रखा, दबा के रखेंगे बटन को, तो आप देखेंगे इसने स्क्रीन को ऐसे पकड़ लिया। जब हम लोग ऐसे जूम करते हैं ना, जूम करने के बाद देखिए मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ चला गया, मुझे इतना जूम परसेंट चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट की तरफ गया है वो लेफ्ट की तरफ ना जाए, मुझे सेंटर में चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बटन है ना स्क्रॉलर का, उसी बटन को प्रेस करते हैं तो ये स्क्रीन को ऐसे पकड़ लेता है पूरी तरीके से। और फिर मैंने क्या किया, ऐसे दबा के ही रखे हुए मैं माउस को ड्रैग करूंगा, जिस भी तरफ ड्रैग कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट उस तरफ आए। अगर मैंने इसको छोटा किया तो आप देखेंगे इधर हो गया, मुझे सेंटर में चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसे ड्रैग करके लाके सेंटर में रखा, यहाँ पे जूम किया थोड़ा सा इधर हो गया, ऐसे करके। ये जो बटन है ना, पैन वाला बटन, अगर इत्तेफाक से ये बटन खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके पास कोई ऐसा बटन नहीं है जिसके साथ आप स्क्रीन को शिफ्ट कर सके, यानी कि स्क्रीन में कोई भी ऐसा काम जो शिफ्टिंग का है वो कर सके, नहीं कर सकते। तो हम पैन के साथ जा सकते हैं, है ना, ये पैन है इसके साथ जा सकते हैं। ये क्या करता है, PAN करना है आपको, देखिएगा अभी कर्सर आप देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, आपने क्या किया, PAN एंटर किया, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप देखेंगे, अभी देखिए मेरा हाथ देखिएगा अलग है बिल्कुल, है ना, मैंने कीबोर्ड सॉरी माउस को पकड़ा नहीं है ना, लेकिन वो वाला सिंबल जो आता है वो कैसे आता है, वो प्रेस करने के बाद आता है। लेकिन अगर आप पेन के साथ जा रहे हैं तो ये नॉर्मली एक्टिवेट हो जाता है। और इसको वर्क करने के लिए आपका जो वर्किंग बटन है ना माउस में, लेफ्ट वाला वर्किंग बटन, आप उसी से कर सकते हैं। आप ऐसे प्रेस करिए, आप इसको किसी भी तरफ मूवमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, आप मूवमेंट में लेके जा सकते हैं, छोटा करिए बड़ा करिए, है ना, ऐसे लेके जा सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल ऐसे नॉर्मल नहीं होगा कि जैसे आप बटन को प्रेस करते थे छोटे से बटन हट जाता था, ये हटेगा नहीं, है ना। आपको जब तक स्केप नहीं यूज करेंगे तब तक ये ऐसे एक्टिवेट नहीं मिलेगा, आपको करना पड़ेगा स्केप यूज। जैसे स्केप आप यूज करेंगे आप देखेंगे नॉर्मल हो जाएगा, है ना, ये देखिए नॉर्मल हो गया और आपका पैन हट गया। तो कुछ आप डिस्प्ले का कंट्रोल इस तरह से ले सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें इरेज कमांड शॉर्टकट इसकी लिख लीजिएगा, एंटर, है ना, इरेज कमांड में इसकी शॉर्टकट कर लीजिएगा, एंटर। अच्छा, कि इसमें कैड में कोई भी कमांड, कोई भी ऑब्जेक्ट परमानेंटली आप रिमूव नहीं कर सकते, परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकते तब तक जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर देते हैं। डिलीट करने का मतलब ये है, मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद, अच्छा सिलेक्शन मेथड की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। सिलेक्शन मेथड में तीन तरीके के मेथड है ना, ये कल वाली क्लास जो है प्रॉपर रिपीट हो जाएगी यहाँ पर, है ना। सिलेक्शन मेथड में तीन तरह के मेथड है। एक है आपका क्रॉस विंडो, जिसमें राइट से लेफ्ट की तरफ आप जाते हैं, ग्रीन कलर की विंडो आती है। और एक है आपका विंडो मेथड जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ब्लू कलर की विंडो आती है ना। और एक है आपका पिक पॉइंट मेथड। पिक पॉइंट मेथड, आप किसी भी लाइन को, पर्टिकुलर लाइन को उसी पे रख के क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा था जब, कि मैं इस लाइन पर पिक पिक पॉइंट का मतलब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कर्सर को बताया, वो जो बीच में आपका स्क्वायर है ना, वही है आपका पिक बॉक्स। आपको उस पिक बॉक्स को आपको इसके ऊपर रखना है। अगर मैंने इसके ऊपर रखा है ऐसे करके और इसी पे क्लिक किया, आप देखेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ना, ये पिक पॉइंट मेथड है, लास्ट वाला जो था। पिक पॉइंट मेथड में क्या होगा, एक टाइम में किसी भी एक एक्सिस की एक ही लाइन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने इसको किया तो यही सिलेक्ट हो रही है, अगर आपने इसको किया तो आप देखेंगे ये सिलेक्ट हो रही है, इसको किया अगर आपने तो ये सिलेक्ट हो रही है, लेकिन एक एक सिलेक्ट हो रही है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड में बटन होगा सीधा सीधा डिलीट का, अलग अलग जगह पे हो सकता है आपने डिलीट मार दिया, ये सीधा सीधा डिलीट हो जाता है। अगर आप डिलीट नहीं कर रहे, है ना, या आपका ये बटन खराब हो रहा है, डिलीट नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अच्छा, सिलेक्शन को एक बार और ले लेते हैं,
सिलेक्शन में दूसरा जो सिलेक्शन है ना आपका यहाँ पर क्रॉस विंडो मेथड, जो राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है और ग्रीन कलर का होता है, उसमें क्या करना होता है, आप देखिए ऐसे राइट की तरफ क्लिक कर रहे हैं ना और लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, देखिए ग्रीन कलर की विंडो आ रही है। अब ग्रीन कलर की विंडो जो क्रॉस करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा भी क्रॉस कर रही है, आप देखेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्लिक किया, आप देखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट क्रॉस हो रहे थे, यहाँ पे लिया, आपको एक साथ लेना है, दो तीन ऑब्जेक्ट आपने ऐसे क्रॉस किया, आप देखेंगे ये सिलेक्ट हो जा रहा है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, यानी कि विंडो मेथड करेंगे, ऐसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, देखिए इसमें ब्लू कलर की विंडो आ रही है। अब ये जो ब्लू कलर की विंडो है, अगर आप ऐसे टच भी करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, देखिए प्रॉपर मैंने टच कर लिया और मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये सिलेक्ट नहीं हो रही है। ये सिलेक्ट ना होने के पीछे का रीजन क्या है, वो ये है कि जब आप इसको नोटिस करिए, ये कह रहा है क्रॉस विंडो और ये उसका उल्टा है, यानी कि विंडो क्रॉस है। जब तक ये पूरी विंडो को क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर मुझे इसमें से कोई सिलेक्शन चाहिए, तो ये लाइन आप देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर एक लाइन है। तो अभी अगर आपको इसी लाइन को सिलेक्ट करना है, तो अगर आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे ना, तो देखिए ये प्रॉपर वही लाइन इस पूरी विंडो के नीचे आ रही है। बाकी की लाइन जो है देखिए ऊपर की तरफ छूट आ रही है, साइड में छूट आ रही है, नीचे छूट आ रही है। तो जो थोड़ी सी भी लाइन छूट आ रही है, अगर आप ऐसे क्लिक करते हैं, तो वो लाइन सिलेक्ट नहीं होगी, सिर्फ वही सिलेक्ट हो रही है जो प्रॉपर इसके नीचे आ रही है। तो ये पूरा सिलेक्शन है। अब आप सिलेक्शन जो इरेज कमांड की हम बात कर रहे हैं, सिलेक्शन इन तीनों मेथड से कैसा भी आप कर रहे हैं, टैपिक पॉइंट के साथ जा रहे हैं, विंडो क्रॉस के साथ जा रहे हैं, या क्रॉस विंडो के साथ जा रहे हैं, अगर आपने सिलेक्ट किया और डिलीट प्रेस कर रहे हैं, तो आप डिलीट का बटन यूज कर सकते हैं। इन केस अगर आपका डिलीट बटन खराब हो जाता है, तो आप उस कंडीशन में इरेज कमांड के साथ जाएंगे। कैसे करेंगे, आपको ई एंटर करना है, आपने ई एंटर किया, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया। जैसे अच्छा एक चीज और है, अगर आप पुराना वर्जन यूज करते हैं तो पता तो नहीं चलता है, लेकिन नए वर्जन में थोड़ा सा पता चलता है। जब आप सिलेक्ट करते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट को, देखिए वो लाइट कलर का हो जाता है ना, बिल्कुल लाइट हो गया है, और ये पता चल गया कि ये सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट हो जाने के बाद आप सीधा एंटर मार लीजिए, आप देखेंगे वो लाइन इरेज हो जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, ई एंटर करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंटर मार देंगे। अच्छा एक चीज और है, कीबोर्ड सॉरी, जब हम कैड में बात करेंगे, कैड में बात करते हुए देखिएगा एक नोट आपको मिलेगी जो कहता है इन ऑटो कैड स्पेस बार जो है ना, स्पेस बार जो कीबोर्ड में सेंटर में बड़ा सा बटन होता है ना, उसको कहते हैं स्पेस बार। स्पेस बार जो है वो वर्क करता है एंटर की तरह, है ना। कीबोर्ड में अगर आप बड़ा कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, दो ऑफिशियल एंटर मिलते हैं आपको, एक न्यूमेरिक नंबर का किनारे की तरफ मिलेगा, है ना। जैसे अभी हम कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर आप बड़ा कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये न्यूमेरिक नंबर्स रहते हैं यहाँ पर, न्यूमेरिक नंबर्स में यहाँ पर एंटर मिल जाएगा आपको, और एक आपको ऑफिशियली एंटर यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप छोटा कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो आपको ये वाला एंटर तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला एंटर मिलेगा, है ना। तो इसमें कैड में जब तक आप सेंटर में एक्टिवेटेड है, तो आपको ये बड़ा वाला जो बटन है ना, ये एंटर की तरह यूज करने का मौका मिलेगा। आप इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल एंटर की तरह, ठीक है ना। तो अगर देखेंगे तो एक एंटर या एक ये वाला एंटर या ये वाला एंटर, इन तीनों बटन से एंटर का काम कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम लेते हैं इरेज कमांड, ठीक है। इरेज कमांड में क्या करना है, वही करना है, ई एंटर कर लेना है, जिस ऑब्जेक्ट को इरेज करना है उसको सिलेक्ट कर लिया आपने, एंटर मार दिया, है ना, वो हो गया। अब आते हैं हम लोग ऊप्स कमांड पे, इसकी शॉर्टकट कर लीजिएगा ओ ओ पी एस, ओ ओ पी एस एंटर। देखिए अभी आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो डिलीट कर दिए है ना। कॉमन एक शॉर्टकट है जो अभी तक हम किसी भी सॉफ्टवेयर में नॉर्मल, है ना, जो बेसिक सॉफ्टवेयर भी हैं उसमें भी यूज करते हैं, वो होता है आपका अनडू कमांड, जो कंट्रोल जेड से चलता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था उस पर। अगर मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं तो वो बैक आ गया, देखिएगा मैंने कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल प्लस जेड, यानी कि कंट्रोल को प्रेस करके होल्ड रखेंगे, उसके बाद जेड को प्रेस करते रहेंगे, कंट्रोल को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे दबा के रखेंगे, ठीक है ना। अब वन बाई वन आप जेड को प्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, जिस तरह से आपने किसी भी चीज को डिलीट किया था, उसी तरीके से ये वापस आ रहा है ना, ऐसे करके बैक आ रहा है वन बाई वन। तो ये तो हो गया आपका बैकवर्ड। एक कमांड और होगा जिसको कहेंगे रिडू, आर ई डी ओ, रिडू। ये फॉरवर्ड होता है, जैसे बैकवर्ड तो हमने कर लिया अभी, है ना, अंडू से हो जाता है कंट्रोल प्लस जेड, और रिडू जो होगा ना, ये कंट्रोल प्लस वाई होगा इसका शॉर्टकट, है ना।
कंट्रोल प्लस वाई जो है ये फॉरवर्ड करेगा चीजों को। जैसे अभी हम बैक आ गए, थोड़ा सा लगता है थोड़ा ज्यादा बैक आ गए, तो आपने क्या किया, कंट्रोल को प्रेस किया, इसको होल्ड रखा है दबा के, और वाई को भी प्रेस करेंगे। आप देखेंगे जिस तरीके से बैक भी आया है ना, उसी तरीके से ये वापस भी चला जाएगा उस जगह पर। तो एक कंडीशन समझिए, यहाँ पर मैं कुछ सब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट, मैंने कभी इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, समझिएगा, इसको डिलीट कर दिया, और मैं वापस से किसी और जगह पे कुछ बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया, अब मुझे जरूरत लग रही है ना, जो मैंने डिलीट किया है वो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो क्या होगा, अभी जो करंट का ऑब्जेक्ट जो बनाया है ये चला जाएगा, उस जगह पे जब पहुंचेंगे वो ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा, वही तो मिलेगा। लेकिन ये जो करंट का बना हुआ है ये चला जाएगा। अगर मैं वापस से इसको फॉरवर्ड कर दूं, मतलब कंट्रोल वाई कर दूं, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, तो जो डिलीट ऑब्जेक्ट है वो नहीं मिलेगा। यानी कि एट द सेम टाइम दोनों ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। कंट्रोल जेड से बैक में बैक वाला मिल जाएगा, वाई में ये करंट वाला मिल जाएगा, लेकिन बीच वाला नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए ऐसी कंडीशन का कोई ऑब्जेक्ट जो सेम टाइम पर दोनों चाहिए, तो आप ऊप्स के साथ जाते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, ओ ओ पी एस एंटर किया, जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आ गया स्क्रीन में, अब दोनों ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। एक चीज और समझिएगा, क्या और मैं अप्लाई कर रहा हूँ या और टाइम यूज कर रहा हूँ ऊप्स को, तो देखिए और भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं क्या। ओ ओ पी एस एंटर किया मैंने, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आया। ओ ओ पी एस एंटर किया, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आया। इसके पीछे का रीजन क्या है समझिएगा, जो लास्ट डिलीटेड ऑब्जेक्ट है आपकी स्क्रीन का, ऊप्स से सिर्फ वही रिपीट होता है, दिमाग में रखिएगा। अब वो चाहे 1 मिनट पहले डिलीट किया है या 10 मिनट पहले डिलीट किया है, जो लास्ट डिलीटेड ऑब्जेक्ट होगा ऊप्स से सिर्फ वही रिपीट होगा और कोई भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब चाहे उसमें एक ऑब्जेक्ट आपने डिलीट किया हो या एट द सेम टाइम 10 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन बनाया हो, 10 को एक साथ डिलीट किया हो, ऊप्स में सिर्फ वही वापस आएगा, और उससे पहले का कोई भी होगा वो नहीं आएगा, ठीक है। समझिएगा इस स्टेप्स में क्या है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, इस एक ऑब्जेक्ट के बजाय मैं ये 10 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ एक साथ, सिलेक्ट 10 ऑब्जेक्ट है ना, सिलेक्शन मैंने एक साथ किया और मैंने डिलीट भी किया, तो मेरे 10 ऑब्जेक्ट एक साथ डिलीट हुए, यही तो बात हुई ना। और अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ क्रिएट करना शुरू कर रहा हूँ, बनाना शुरू कर रहा हूँ, और वापस से मैंने ऊप्स को लिया, ओ ओ पी एस एंटर किया, वो जो तीनों ऑब्जेक्ट हमारे एक साथ सिलेक्ट होके डिलीट हुए थे, है ना, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लेते हैं हम लोग इसमें रीजन कमांड। ये रीजनरेटिंग होता है, रीजनरेटिंग होता क्या है, जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर में अभी तक जो हम लोग करते हैं ना, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, देखा होगा, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं ना, तो जो रिफ्रेश करते हैं वही वाला रिफ्रेश हम लोग कैड में अगर राइट क्लिक करके करें, तो यहाँ पर ऐसा कोई रिफ्रेश का बटन मुझे मिलता नहीं है। इट इज यूज लाइक रिफ्रेश, है ना। और ये रिफ्रेश किस कंडीशन में किया जाता है, दो कंडीशन, तीन कंडीशन हो सकती है। एक तो फाइल बहुत हैवी हो जाती है, थोड़ा सा स्लो चलने लगता है सिस्टम, आप उस कंडीशन में आर ई इंटर कर सकते हैं, या आप कोई और फाइल, मतलब किसी और वर्जन की फाइल किसी और वर्जन में खोल रहे हैं, फिर उस कंडीशन में आप थोड़ा सा देखेंगे आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, या कई दफा आपका सिस्टम ना स्लीपिंग मोड पे चला जाता है ना, काम करते हुए आप उठ गए, स्क्रीन ऐसे खुली रही, वो स्लीपिंग मोड पे चला गया, फिर वापस से आपने किया, तो क्या होता है कि बहुत स्लो चलने लगता है सिस्टम, तो आप उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं आर ई एंटर। ऐसे पता नहीं चलेगा, जैसे हम लोग जब रिफ्रेश करते हैं तो ब्लिंक करता है थोड़ा सा, है ना, स्क्रीन जो होता है आपका ब्लिंक करता है, लेकिन इसमें पता नहीं चलेगा ब्लिंक हुआ कि नहीं हुआ। आप कर्सर को साइड कर रहा हूं मैं, आप कर्सर को नोटिस करिएगा, सिर्फ कर्सर को नोटिस करिएगा, जब मैं आर ई इंटर कर रहा हूं तो आप देखेंगे कर्सर बिलिंग करता है ना, देखिए कर्सर बिलिंग करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को जाएंगे, ऑब्जेक्ट को नोटिस करेंगे, तो वो चीज पता नहीं चलेगी। देखिए आर ई इंटर कर रहे हैं, आर ई इंटर कर रहे हैं, ये रिफ्रेश करने से सिर्फ इस पर पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आपका सिस्टम स्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, कई दफा ऐसा होता है
कि इससे भी आपका सिस्टम जो स्लो हुआ था वो फास्ट नहीं होता है। फाइल जो है वो रुक रुक के चलती है। उस कंडीशन में भाई आपको फाइल सेव करना है और एक बार इसको कैंसिल करना पड़ेगा। और वो ज्यादातर किस कंडीशन में होता है, जब आपका सिस्टम ना स्लीपिंग मोड पे चला जाता है। ऐसे स्क्रीन खुली है, आप उठ गए कहीं पर चले गए, सिस्टम खुला रहा स्लीपिंग मोड पे चला गया, लेकिन फाइल आपकी खुली हुई है। उस कंडीशन में अक्सर ऐसा होगा कि सिस्टम स्लो हो जाएगा, और ये करने के बाद भी वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है ना। तो प्रॉपर तरीके से आप कंट्रोल एस करके फाइल को सेव कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, वापस से उसी फाइल को खोलेंगे तो फ्री हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्ले कंट्रोल कंप्लीट करवा दिया मैंने। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, समझिएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, मैंने इन सबको सिलेक्ट करके इसको डिलीट मार दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया है। अब मैं कोई और सब्जेक्ट ले रहा हूं आगे, है ना, कोई भी और ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट किया, ऐसे बनाना स्टार्ट किया। मुझे क्या चाहिए कि जो मैंने डिलीट किया है वो ऑब्जेक्ट वापस चाहिए। तो देखिए कंट्रोल जेड अगर मैं कर रहा हूं, तो जो मैंने अभी बनाया था, ये देखिए जो मैंने अभी बनाया था वो ऑब्जेक्ट चला गया, पुराना ऑब्जेक्ट तो मिल गया, लेकिन जो करंट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था वो चला गया। ये पुराना वाला तो मिल गया। अब अगर मैं कंट्रोल वाई कर देता हूं, तो ये वाला चला जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। यानी कि या तो आप बैक वाले ऑब्जेक्ट के साथ रह सकते हैं, या आप फॉरवर्ड वाले ऑब्जेक्ट के साथ रह सकते हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी कि जो करंट ऑब्जेक्ट है वो भी, और वो जो पास्ट में हमारा डिलीटेड ऑब्जेक्ट है वो भी, दोनों एट द सेम टाइम चाहिए। तो आप वो कंट्रोल जेड से नहीं ला सकते। देखिए मैंने ये बनाया हुआ है, अगर मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये देखिए ये आ गया लेकिन वो वाला चला गया। और मैं कंट्रोल वाई कर रहा हूं तो वो वाला आ गया और ये वाला चला गया। मुझे चाहिए दोनों एट द सेम टाइम। मैंने क्या किया, ओ ओ पी एस एंटर किया, जस्ट मैंने डिलीट किया है, कुछ बनाया, कुछ भी सिंपल ऐसे बना दिया, और मैं ओ ओ पी एस एंटर कर रहा हूं। आप देखेंगे ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया। कोई एक्टिविटी बीच में नहीं करिएगा, है ना। एक्टिविटी करने का मतलब क्या है, कि जैसे फॉरवर्ड में भी एक दिक्कत होगी आपको, आप ऐसे ऐसे करते हुए चले आएंगे बैक, है ना, बैक करते चले गए, लेकिन जब फॉरवर्ड करेंगे, अगर आपने माउस की थोड़ी सी एक्टिविटी कर दी, कुछ बनाया नहीं, माउस की भी थोड़ी सी एक्टिविटी कर दी ऐसे करके, या ऐसे करके, तो ये क्या समझता है, फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि अब ये आपका लास्ट पॉइंट है, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। तो एक्टिविटी बीच में नहीं होना चाहिए। अभी क्लियर है खुशी मैडम? यस सर, वेलकम जी। अच्छा अभी हम लोग बढ़ रहे हैं सर्किल की तरफ। सर्किल में एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, है ना, छह मेथड है। आज हम दो तीन मेथड कवर करेंगे, है ना। अभी रहने दीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। मैं इसकी नोट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कल वाली क्लास से जब भी हम बैठेंगे थोड़ा सा टाइम से आना शुरू करिए प्लीज, है ना। तो उसमें हम लोग पहले नोट्स को लिखेंगे, है ना, जो भी हम कवर करने वाले होंगे। उसके बाद हम क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चले, अभी हम सर्किल में, अच्छा एक चीज और है, कभी भी सर्किल की शॉर्टकट की अगर बात होगी कि सर्किल की शॉर्टकट क्या है, तो आप सी मेंशन करेंगे। इंटरव्यूज वगैरह में भी अगर आप पूछते हैं आपसे, तो आप सी सीधा मेंशन करिए कि सी इसकी शॉर्टकट होती है। उसके बाद उसके अंदर जो चीजें हैं, जैसे अगर वो रेडियस मेथड की बात कर रहा है, या डायमीटर मेथड की बात कर रहा है, या 2 पॉइंट की बात कर रहा है, 3 पॉइंट की बात कर रहा है, तो वो एक अलग अलग उसका अपना शॉर्टकट मिलेगा, लेकिन कॉमन शॉर्ट की जो रहेगी वो सी एंटर रहेगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है इसमें, सी एंटर करेंगे। देखिए रेडियस मेथड को सी एंटर करना है, स्पेसिफाई करना है सेंटर पॉइंट। अब ये सेंटर पॉइंट कैसे पता चलेगा, अभी हमने बात किया था कि जो स्क्रीन है आपकी ना वो इनफाइनाइट है, तो इसमें कोई ऐसे सेंटर पॉइंट वाली बात नहीं है। जहां पर भी आप क्लिक करेंगे वो उस सर्किल के सेंटर पॉइंट की बात कर रहा है ना। तो स्पेसिफाई करेंगे सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल, और स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्किल, वैल्यू देंगे और एंटर कर देंगे। एक चीज देखिएगा यहाँ पर, जब भी हम ऐसी बात करेंगे, यहाँ पर स्क्रीन में सी एंटर किया मैंने, सी एंटर करने के बाद आप देखेंगे कर्सर मेरा एक्टिवेट हो गया है, किसी जगह पे मैंने क्लिक किया। अब जहां पर क्लिक किया है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब जब मैं अगर कर्सर को आगे कर रहा हूं, देखेंगे
और पीछे कर रहा हूँ, तो छोटा बड़ा आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट क्लिक करेंगे ना, वैल्यू नहीं दे रहे हैं अगर अगर आप बाय डिफॉल्ट क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट पर भी देखिए बन जाएगा। आपको वापस से देखना है, सी इंटर किया आपने, सी इंटर करने के बाद सेंटर पॉइंट दिया और छोटा सा भी बनाना है, अगर आपने ऐसे क्लिक किया तो ये बन जाएगा। लेकिन ये जो बन रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट विदाउट डायमेंशन, अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ, विदाउट डायमेंशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि किसी डायमेंशन पे नहीं है, किसी ना किसी डायमेंशन पर है। हमारी अपनी डायमेंशन जो देनी है, स्पेसिफिक जो नंबर्स है हमारे, उन नंबर्स पे नहीं आ रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है। अगर ये पैनल हट जाए फिर क्या करेंगे, आपको बटन के साथ जाना पड़ेगा। शॉर्टकट के साथ थोड़ा सा स्पीड बनाइए, आप लोग कोशिश करिएगा, क्योंकि स्पीड जो बनेगी ना मैडम, वो शॉर्टकट से ही बनेगी। अगेन प्रेस करेंगे, उसी से ऑन भी होगा, उसी से ऑफ भी होगा। F7 प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, F7 प्रेस के ऑफ हो जाएगा। देखिएगा, अच्छा सी इंटर करेंगे हम लोग, कहीं पर भी सेंटर पॉइंट ले रहे हैं और ऐसे करके बना दे रहे हैं, लेकिन ये जो बन रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट बन रहा है, किसी डायमेंशन पे नहीं है। अगर आपको यहाँ पर ये जो कह रहा है ना, कह रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि ये नंबर की बात कर रहा है, कितने बड़े रेडियस का आपको चाहिए, तो आपको स्पेसिफाई जो रेडियस ऑफ सर्किल है, गिव वैल्यू करना है। गिव वैल्यू करेंगे, एंटर करेंगे। आप देखिएगा मैंने क्या किया, सी इंटर किया, कहीं पर हमने सेंटर पॉइंट दिया। सेंटर पॉइंट देने के बाद अगर मैं बाय डिफॉल्ट क्लिक कर रहा हूं तो वो भी रेडियस मेथड पर ही बनेगा, लेकिन वैल्यू पे नहीं रहेगा। आप वैल्यू दे दीजिए, आपको 5 का चाहिए, 5 वैल्यू दी आपने, एंटर मारा। आप देखेंगे ये जो बन रहा है, ये 5 की वैल्यू का, ये देखिएगा रेडियस का बन रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा कि 5 का बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, अभी मैं इसको चेक करना सिखा दूं। ठीक है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सी इंटर किया आपने, कहीं पर आपने सेंटर पॉइंट किया और आपको वैल्यू चेंज चाहिए, मुझे 8 की वैल्यू चाहिए, 8 वैल्यू दी, एंटर किया। आप देखेंगे 8 की वैल्यू का बन रहा है। आ रही है बात समझ? तो देखिए, अगर मुझे इसकी वैल्यू जाननी है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक चीज सीखा कि जो भी हम लाइन बनाते हैं उसकी वैल्यू जानने के लिए हम लोग यहाँ से पिक करते हैं। तो देखिए, जस्ट बगल में ना ऊपर की तरफ एक लीनियर का बटन मिलेगा आपको। आप इसके ड्रॉप डाउन, इसमें असल में 2 बटन है, ऐसे पता नहीं चलता है। तो ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है ना, आप इस पे क्लिक करिए। अगर आपको किसी भी सीधी लाइन की डायमेंशन लेनी है तो आप लीनियर यूज करते हैं। देखिए लीनियर यहाँ पर सिंबल भी बना रहेगा, आपको दिखेगा। तो लीनियर अगर आप यूज करते हैं, तो अब वो चाहे एक्स की हो या वाई की हो, सीधी लाइन है तो आप इससे यूज कर सकते हैं। और अगर डायगोनल कोई आड़ी तिरछी ऐसी उल्टी सीधी सी लाइन है, तो आप लाइन के साथ जा सकते हैं। मुझे अभी फिलहाल रेडियस के साथ जाना है, तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा, यहाँ पर रेडियस का बटन दिखेगा। आप रेडियस को पिक कर लीजिए, इस लाइन पर कहीं पर भी बड़ा कर लीजिए, इस लाइन पर कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए। आप बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, कहीं पर भी शो करवाना चाहें, जनरली आप इसको बाहर की तरफ शो करवाइएगा। आप ऐसे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये बन जाएगा। आप देखेंगे जो भी रेडियस पे बना हुआ सब्जेक्ट रहेगा आपका, अगर मैं इसको 8 का बना रहा हूं, आप देखेंगे इस पे क्लिक किया, यहाँ पर निकाला, आप देखेंगे 8 का बन रहा है। जो भी रहेगा उसके सामने आर का सिंबल लगा रहेगा, जो भी नंबर है आपका उस नंबर के सामने आर बना रहेगा। जो भी नंबर रहेगा, देखिए यहाँ पर 8 नंबर आपने दिया था, 8 नंबर है, इसके सामने आपका आर लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम जा रहे हैं डायमीटर के साथ, है ना। तो डायमीटर में क्या हो रहा है, देखिएगा सी इंटर हो रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, डी एंटर को छोड़ दूं मैं, अगर स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्किल, प्रेस एंटर। देखिए सी इंटर किया हमने, तो सी इंटर किया, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्किल, प्रेस एंटर, प्रेस एंटर। अब वहां पर रेडियस है तो रेडियस की बात करेगा, यहाँ पर डायमीटर है तो डायमीटर की बात करेगा। अगर आप इसको डी को छोड़ दें तो सारे स्टेप्स इसके सेम है ना, सारे स्टेप सेम है। यानी कि आपको याद क्या करना है सर, आपको याद ही करना है कि किस जगह पे डी इंटर करना है। अगर आप उसको मिस कर रहे हैं तो मतलब जो कुछ भी बनेगा वो रेडियस पर ही बनेगा, समझ रहे हैं बात, वो रेडियस पर ही बनेगा। हम क्या करेंगे, हमने सी इंटर किया, सी इंटर किया, किसी जगह पर हम सेंटर पॉइंट दे रहे हैं। सेंटर पॉइंट देने के बाद अगर मैं बाय डिफॉल्ट बना रहा हूं या वैल्यू दे के बना रहा हूं, तो ये रेडियस पर बनेगा। सेंटर पॉइंट देने के बाद तुरंत डी इंटर करना है फॉर डायमीटर। अब उसके बाद उसकी वैल्यू दे दीजिए, जितनी भी वैल्यू आपको देनी है वो वैल्यू दे दीजिए। जैसे मुझे 5 पे चाहिए तो मैंने 5 वैल्यू दी, आप देखेंगे 5 का ही बन गया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सी इंटर किया, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट किया, है ना, डी इंटर किया फॉर डायमीटर, आपको 10 की वैल्यू चाहिए, 10 वैल्यू दी, एंटर किया। आप देखेंगे बन रहा है। आपको इसको भी जानना है कि डायमीटर का कितने का बन रहा है,
आप अगेन उसी जगह पे जाएंगे और नीचे की तरफ आपको बटन मिलेगा डायमीटर का। आप डायमीटर पे क्लिक करिए। क्लिक करेंगे, आप इस लाइन पे क्लिक करिए, जिस जगह पे आप जा रहे हैं यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक किया। आप देखेंगे ये 10 का बनाया था और ये 5 का बनाया था। जिस तरीके से उसमें आर का सिंबल रहेगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 5 है। 5 के सामने आप देखेंगे 5 का सिंबल है। अगर आप ये 10 का बना रहे थे तो आप देखेंगे, ये देखिएगा, ये डायमीटर बना रहेगा, वैल्यू रहेगी, उसके सामने जो है ये सिंबल लगा रहेगा। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे, अगर जस्ट वेट सर, इसमें अगर आप देखेंगे 8 है, इसके सामने आर लगा हुआ और उसमें 5 लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे। देखिए, जो भी कोई भी गोल चीज है ना, सर्कुलर पैटर्न पे बनी हुई चीज है, उसका, जिसका रेडियस है उसका डाया भी है, जिसका डाया है उसका रेडियस भी है। आपको समझना है कि कौन किसके डबल पे चलता है, कौन किसके हाफ पे चलता है। मान लेते हैं अगर 10 रेडियस का, रेडियस रेडियस 10 रेडियस का सर्किल बनाया है, तो उसका डाया कितना होगा? 20 हो जाएगा। पक्का? कितना होगा? अगर मान लेते हैं 20 डायमीटर का सर्किल बनाया है, तो उसका रेडियस कितना बनेगा? सिंपल है ना, कि एक, आप इसको दोनों तरफ से बोल सकते हैं। अगर आप बेस कर रहे हैं सर्किल को, सॉरी, रेडियस को, तो डायमीटर के साथ आप चले जाएंगे, और डायमीटर को अगर बेस कर रहे हैं तो रेडियस के साथ चले जाइए। यानी कि एक उसका डबल होता है और उसका एक हाफ हो सकता है, होता है, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं। तो इसमें जिसका रेडियस भी रहेगा। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे जब हम ये बनाते हैं ना, जैसे मैंने ये डायमीटर से बनाया, लेकिन अगर मैं इसका रेडियस भी निकालना चाहूँ, तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये इसका रेडियस भी निकल आएगा। 5 का बनना चाहिए तो 5 का बने। और जो हमने रेडियस से बनाया हुआ है यहाँ पर, अगर मुझे इसका डाया भी निकालना है तो मैं इसका डाया भी निकाल सकता हूँ। सेम जगह पे जाऊंगा, देखिए, यहाँ पे क्लिक किया आपने, ये इसका डाया भी निकल, समझ रहे हैं? तो निकलने को दोनों निकल जाएगा। अगर रेडियस से बना रहे हैं तो डाया भी निकलेगा, और डाया से बना रहे हैं तो रेडियस भी निकलेगा। ठीक है जी। आज के लिए गाइस इतना रखते हैं, और